नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही रहते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में पेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न आए थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत। तो हमारे पास स्रोत क्या क्या हैं मौर्य वंश को जानने के लिए? तो साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में देखिए हमारे पास क्या है, अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, पतंजलि का महाभाष्य। और विदेशी विवरण में क्या है हमारे पास, मेगास्थनीज, जस्टिन, प्लूटार्क और एरियन। और पुरातात्विक साक्ष्य में देखिए अशोक के अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, काली पालिश वाले मृदभांड, भवन में क्या क्या है, स्तूप एवं गुफाएं, और मुद्रा में आहत या पंचमार्क। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले बिंदु से। अर्थशास्त्र या किसकी रचना है? चाणक्य की। और अर्थशास्त्र में हमें क्या प्राप्त होता है? मौर्य वंश के प्रशासन से संबंधित जानकारी। अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के प्रशासन के संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के विवरण, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित बातें या घटनाएं प्राप्त होती है। आप लोग मेरे साथ नोट करते जाएंगे। और क्या प्राप्त होता है अर्थशास्त्र में हमें? अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसमें क्या है, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक प्राप्त होते हैं। यहां तक आप लोग नोट करिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हमें अर्थशास्त्र में क्या मिलती है? मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी तो मिलती है। और यह मूल रूप में किस पर लिखी हुई पुस्तक है? राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या प्राप्त होती है आप यहां देख लेंगे। सबसे पहले इसमें गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था की बात की गई है। और सबसे सर्वप्रथम इसमें जहाज रानी की बात की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जहाज रानी का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो चाणक्य की अर्थशास्त्र में। आप लोग इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाणक्य के पिता का क्या नाम था? हम इधर लिख रहे हैं यहाँ पे। इनके पिता का नाम चाणक्य था, जिसके वजह से इनका नाम चाणक्य पड़ा। और इनका क्या क्या नाम मिलता है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। आप लोग इतना नोट करिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों हम लोग अब। और हम लोग अब अपने दूसरे बिंदु को देखेंगे। देखिए, दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है? पुराण। तो हमें मौर्य वंश के बारे में किस पुराण से जानकारी मिलती है?
विष्णु पुराण से। और विष्णु पुराण के टीकाकार कौन है? विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और श्रीधर स्वामी ने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया। और इन्होंने क्या कहा? नंद वंश के बाद मगध पर, यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं, नंद वंश के बाद मगध पर शूद्र योनि के शासक, शूद्र योनि के लोग राज करेंगे। शासन लिख देते हैं, शासन करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम अपने तीसरे बिंदु को देखेंगे, मुद्रा राक्षस को। चूंकि मेरे पास स्पेस कम है, मेरे पास तीसरा बिंदु क्या है हम लोगों के पास? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है? यह एक नाटक है। और इसको किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। और विशाख दत्त 9वीं सदी गुप्त वंश से संबंधित हैं। और इनका एक और रचना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह देवी चंद्रगुप्तम। और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चाणक्य के कुटिलता के बारे में बात की गई है। आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग का देखिए चौथा पॉइंट, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। आप लोग नोट कर लीजिए, बौद्ध ग्रंथ क्या क्या है हमारे पास? दिव्यावदान एवं, आप लोग इसको नोट भी करते रहेंगे, दिव्यावदान एवं दीर्घ निकाय में, दिव्यावदान एवं दीर्घ निकाय में मौर्यों को क्षत्रिय होने का वर्णन या उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद से उसके बाद से हम लोग और देखेंगे इसके बारे में आगे क्या मिलता है हम लोगों को। यहां लिख देते हैं, सिंहली अनुश्रुति में हमें क्या प्राप्त होता है? सिंहली अनुश्रुति में हमें अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हैं और इनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हैं। तो हम लोग इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैन ग्रंथ के बारे में। जैन ग्रंथ क्या करते हैं मौर्य वंश के विषय में, उसको भी देखेंगे हम लोग। देखिए
जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ क्या क्या है हमारे पास? भद्रबाहु की कल्पसूत्र, भद्रबाहु की कल्पसूत्र बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है कि कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो भद्रबाहु की रचना है। उसके बाद से आगे देखिए, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, इसमें भी मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। इसमें हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। और हेमचंद्र किससे संबंधित हैं? गुजरात के सोलंकी शासक, गुजरात के सोलंकी शासक, गुजरात के सोलंकी वंश, सॉरी सोलंकी वंश, कुमारपाल एवं जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज के समकालीन है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग नोट करते जाएंगे इसको। स्रोत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपका नोट हो गया होगा मित्रों। उसके बाद से हम लोग देखेंगे पतंजलि का महाभाष्य, जो कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। और पतंजलि किससे संबंधित है? शुंग वंश से। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, इसी के समकालीन है यह। और पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ये तो हम लोग का कंप्लीट हुआ साहित्यिक साक्ष्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी विवरण क्या क्या है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे हमारे हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। देखिए विदेशी विवरण में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले मेगास्थनीज, इनके पुस्तक के बारे में बहुत पूछा जाता है। इनके पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। और ये कहाँ के थे? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जस्टिन क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? यहां पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं की गिरोह थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार कर लीजिएगा आप लोग या नोट लगा लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लूटार्क क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? इसको भी हम लोग स्टार कर लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। पूरे भारत को रौंद डाला।
और उस पर अधिकार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उसके बाद से एरियन ने भी मौर्य वंश से संबंधित जानकारियां दी है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ विदेशी विवरण। उसके बाद से हम लोग देखते हैं पूरा तात्विक साक्ष्य हमारे पास क्या है मौर्य वंश से संबंधित। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख को हम जब अशोक पढ़ रहे होंगे तो वहां पे देख लेंगे हम। इसके बाद से हमारे पास क्या आता है गिरनार का अभिलेख। यह किसने लिखवाया था शक शासक रुद्रदामन ने। शक शासक रुद्रदामन है। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या प्राप्त होती है चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके पौत्र अशोक दोनों का एक साथ नाम प्राप्त होता है, नाम उत्कीर्ण करवाया। ठीक है। और गिरनार कहाँ पे है गुजरात में है। आप लोग इतना नोट करिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और गिरनार अभिलेख से ही चंद्रगुप्त मौर्य के सुदर्शन झील के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है जो कि स्वर्णसिक्ता एवं पालसिनी नदी स्वर्णसिक्ता एवं पालसिनी नदी के बांध पर स्वर्णसिक्ता एवं पालसिनी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण कराया गया था। किस झील का सुदर्शन झील का। और अभिलेख कौन लिखवा रहा है रुद्रदामन ने। एक बार सुदर्शन झील में दरार पड़ गई थी तो उसका पुनर्निर्माण अपने निजी कोष से रुद्रदामन ने ही करवाया था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सुदर्शन झील पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं। वहाँ पे आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है काले पालिश वाले मृदभांड। तो यहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है हमको मौर्य वंश के विषय में। उसके बाद से स्तूप आते हैं। उसके बाद से गुफाएं। तो बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और उसके बाद से गुफा तो आजीवक लोगों को रहने के लिए अशोक ने भी बनवाए थे और दशरथ ने भी बनवाए थे। इसके बाद से हम लोग जब अशोक और दशरथ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद से मुद्रा आता है हमारे पास आहत मुद्रा। ये किससे बने होते थे चांदी एवं तांबे से मिलकर बना होते थे। पंचमार्क मुद्रा आहत या पंचमार्क मुद्रा यह 5 प्रकार के ऐसे होते थे। कुछ इस टाइप के होते थे पंचमार्क के जैसे। ठीक है मित्रों आप लोगों ने यहां तक देखा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना। देखिए आप लोग मेरे साथ नोट भी करते जाएंगे स्टार करके। चौथी सदी ईसा पूर्व, चौथी सदी ईसा पूर्व मगध पर, चौथी सदी ईसा पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था। चौथी सदी ईसा पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था। और उस समय शासक कौन था? घनानंद, जो कि बहुत स्रोतों से पता चलता है हमें कि क्रूर एवं अत्याचारी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद वंश को पराजित कर दिया, घनानंद को पराजित कर दिया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। आप लोग नोट कर लेंगे इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट हो गया मित्रों। उसके बाद से देखिए मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से इसके पुत्र हो जाएंगे बिंदुसार और इसके पुत्र हो जाएंगे अशोक। यही तीन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, शासक हैं। उसके बाद से तीवर का भी मिलेगा। उसके बाद से दशरथ का भी नाम मिलता है, जो कि तीन महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इन तीनों के विषय में पढ़ेंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यह बिंदुसार लिखा हुआ है और एक नाम और मिलता है इन्हीं से संबंधित, इन्हीं के नाम के जैसा, बिंबिसार, जो कि हर्यकों से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिकंदर के महान सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के महान सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर
पराजित हुआ। आप लोग इसको नोट करिएगा। सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और 5000 हाथी लेकर, किससे ले रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य से। 5000 हाथी लेकर अपने पुत्री का विवाह अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम है, तो हेलेना। और इनका क्या नाम मिलता है? एक दूरधरा। ये दोनों नाम इनका ही है। और एक का नाम मिलता है कार्नेलिया। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और क्या दिया? 4 प्रदेश इनको उपहार के रूप में दिया, सॉरी दहेज के रूप में। उस समय भी दहेज चलता था। 4 प्रदेश दहेज के रूप में दिया। और कौन कौन से वो प्रदेश हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। 4 प्रांत वह कौन कौन है उसको भी हम लोग लिखते हैं अभी यहाँ पे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए वह कौन कौन 4 प्रदेश दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में। पहला देखिए आराकोसिया, दूसरा पेरिपेंसिडियाई, और तीसरा क्या होगा आपका? हेरात, और चौथा जेड्रोसिया। प्राचीन नाम इनको क्या क्या मिलते हैं? इसका नाम होगा आपका काबुल। इससे मतलब इससे पता हमें चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार काबुल तक भी था। कांधार, काबुल, कांधार, सॉरी इसका मतलब क्या होगा? हेरात, यहाँ पे है आपका एरिया हेरात। और जिड्रोसिया का मतलब क्या था? मकरान एवं बलूचिस्तान। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे नोट लगा लीजिएगा। वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि मगध पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि मगध पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। और अकाल से संबंधित भी 2 अभिलेख हैं इनके। अकाल से संबंधित 2 अभिलेख।
पाला, सोहगौरा, ताम्राभिलेख और दूसरा महास्थान का प्रस्तर अभिलेख। ठीक है। और सोहगौरा ताम्राभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? गोरखपुर से। और महास्थान का प्रस्तर लेख, प्रस्तर मतलब हो जाएगा आपका पत्थर से निर्मित, बंगाल के बोगरा जिला से। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। सर्वप्रथम ताम्रलेख का किसने बनवाया था? अशोक ने, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप लोग इसको नोट करिए। चलिए मिटा रहे हैं इसको। और जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि अकाल का समय बीत जाने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल का समय बीत जाने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली। किस लिए जैन धर्म की दीक्षा ली? जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन धर्म की दीक्षा ली। आप लोग नोट करिए इतना। जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेगोला, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। श्रवण बेगोला नामक स्थान पर, जो कि कर्नाटक में है, 298 ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व उपवास के द्वारा, यानी उपवास करके अपने शरीर का त्याग किया। जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेगोला नामक स्थान पर, जो कि कर्नाटक में है, 298 ईसा पूर्व उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग किया। और इसे क्या कहा गया? जैन धर्म में इसे संलेखना या संथारा, जैन धर्म में इसे संलेखना या संथारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको नोट करिए। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग बिंदुसार और अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।